हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। देखिएगा, इससे आगे क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तावना से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला लाइन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष के राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे के उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। अगला लाइन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका को कहते हैं, इसे ही प्रस्तावना कहते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में अंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि हम लोग अपने सरकार का निर्वाचित करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला लाइन देखिए, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। अगला लाइन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान सभा का अभिन्न अंग है? तो S.R. बोइम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह किस सिद्धांत से जाना जाता है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से। लोक कल्याणकारी शब्द भारत संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो उसका विस्तार मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला लाइन देखिए, भारत में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का यहाँ मतलब है देश से, तो संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपंथी या राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? हमारी प्रस्तावना को राजनीतिक जनपंथी किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। अगला लाइन देखिएगा, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरीवारी संघ मामले में। बेरीवारी संघ मामला कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा था? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला लाइन देखिएगा, नया टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1(3) में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न में से क्षेत्र शामिल होंगे। तो राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। इसका लाइन देखिएगा अगला, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसे प्राप्त है? तो संसद को। अगला देखिएगा लाइन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 20।
अगला लाइन देखिएगा, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है देखिएगा, संघ के क्षेत्र के नाम। दूसरे अनुच्छेद में दिया है, नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना संसद का अधिकार है। नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा तथा नामों में परिवर्तन। और चौथा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। और इधर देखिएगा अगला लाइन, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में किस वर्ष राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला लाइन देखिएगा, सिक्किम भारत का एक राज्य के रूप में किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम भारत को एक 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। और सिक्किम पहली बार एक सह राज्य के रूप में किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो सह राज्य 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। अगला लाइन देखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद को रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ये राज्य अपने आप शामिल होने, जब आज़ादी के बाद राज्यों का संगठन किया जा रहा था, उस टाइम जूनागढ़ राज्य था, उसको जनमत संग्रह करा के अपने देश में मिलाया गया और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई करके भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के राजा पाकिस्तानी सेना और काबिलियत के आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। देखिएगा, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा मिला है। इसमें कौन कौन राज्य हैं? पहला है असम। कब विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो 1959 ईस्वी में। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, 1971 ईस्वी में। तीसरा विशेष राज्य कब बना? मेघालय, 1972 ईस्वी में। सिक्किम कब बना? तो 1975 ईस्वी में, 1975 से लेकर 76 तक। और अरुणाचल प्रदेश देखिएगा 1986 से लेकर 87 तक। नागालैंड 1969 ईस्वी में और मणिपुर 1972 ईस्वी। त्रिपुरा 1972 ईस्वी। मिजोरम 1986 से 87 ईस्वी तक। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय परिषदें। जोनल काउंसिल कौन कौन से? तो देखिएगा, पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इससे सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। दूसरा देखिएगा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत इसका मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में। देखिएगा, उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। तीसरा है पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय है कोलकाता। इसे सम्मिलित राज्य देखिएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। और चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय है मुंबई। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव। पांचवा है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पुदुचेरी है और तेलंगाना है। तो आगे देखिएगा, नागरिकता सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने देश में? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 प्रकार है। पहला है जन्म से, अगर हमारा जन्म भारत देश में हुआ है तो हम भारत के नागरिक हैं। वंशाधिकार के द्वारा कि हमारे वंश जो भारत के थे तो हम भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण करा के मिल सकती है। देशीयकरण द्वारा मिल सकती है भारत की नागरिकता। भूमि के अर्जन द्वारा
अगर हम लोग भारत देश में ज़मीन खरीद के यहाँ रहें तो भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगला लाइन देखिएगा, भारतीय संविधान की किस प्रकार नागरिकता प्रदान करता है? तो नागरिकता भारत में एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। मतलब दोहरी नागरिकता मतलब अमेरिका में जितने भी राज्य हैं तो वहाँ के नागरिक हैं तो राज्य के भी नागरिक होंगे और अमेरिका देश के भी नागरिक होंगे। और अपने भारत देश में सिर्फ एकल नागरिकता है, सिर्फ हम लोग भारत देश के नागरिक हैं। किसी विशेष राज्य के नाम से नहीं जाने जाएंगे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो बिहार के नागरिक हैं, हम लोग सिर्फ भारत के नागरिक हैं। तो इसलिए अपने देश में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला लाइन देखिएगा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो किसको है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। ये 3 देशों के द्वारा सीए में इन नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग करने पर, पर्यावासन या वंचना के आधार पर। अगला लाइन देखिएगा, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो कितने वर्षों तक रहने पर? 7 वर्ष पर। अगर हम लोग अपने देश से बाहर 7 वर्ष तक रह जाएंगे तो भारत से नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर। अगला लाइन देखिएगा, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। इसमें देखिएगा आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आर्टिकल 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 7 क्या कहता है? नागरिक पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है? जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी नागरिकता स्वतः ही भारत से समाप्त मान ली जाएगी। और आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। अगला लाइन देखिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अगला लाइन देखिएगा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से, किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। कृषि भूमि। तो आई दिया है टॉपिक, इसको जानते हैं। एनआरआई, पीओआई और ओसीआई कार्ड धारक में अंतर जानते हैं कि इसके अंतर क्या कह रहा है। इसमें एनआरआई है, पीआईओ है और ओसीआई है। एनआरआई का मतलब अप्रवासी भारतीय, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक के रूप में। जैसे भारत से पासपोर्ट बनवाकर जाकर बाहर रहते हैं लोग विदेशों में तो उनको एनआरआई कहते हैं। और पीओआई किसे कहते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो या वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त किया है तो उसका जिसका पासपोर्ट धारक है तो इसको पीआईओ कहते हैं, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति कहेंगे। और विदेशी भारतीय नागरिक तो इसको क्या कहेंगे? ओसीआई को। एक व्यक्ति जो विदेशी नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता, ये भारतीय नागरिक के ही हैं। और भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ ये भारत में कम से कम 7 वर्षों तक निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक संविधान लागू होने के बाद या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। देखिएगा इनको क्या लाभ प्राप्त होता है? तो सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है ये अप्रवासी भारतीयों को भी प्राप्त होगा। और भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं इनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। और विदेशी भारतीय नागरिक हैं उनको एक एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी अवधि तक रह सकते हैं। वीज़ा अप्रवासी भारतीय को नहीं मिलेगा और भारतीय मूल के व्यक्ति उनको मिलेगा। और ये विदेशी भारतीय नागरिक है जो जीवन भर बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। इनको वोट देने का अधिकार एनआरआईओ को दिया गया है और पीआईओ नागरिकों को नहीं दिया गया है। फिर विदेशी भारतीय नागरिकों को भी नहीं दिया गया। एसएलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने
प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है।